हेलो दोस्तों, यूपीएससी के ईपीएफओ 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था एओईओ का, उसके अब हम बैक ईयर पेपर को समझते हैं। जैसा कि अभी हमने लास्ट वीडियो में एपीएफसी वाले पेपर को समझा था, इसी तरह हम एओईओ पेपर को समझेंगे। और फिर जो मैंने बुकलेट दी हुई है, उसमें पार्ट ए बी सी डी ई, फिर उसमें जो जो एक्ट जिससे क्वेश्चन पूछेंगे उसको समझेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में मैंने बाकायदा पूरा आपको दे रखा है, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसमें मैंने बताया हुआ है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो ये 20 पॉइंट्स लिखे हैं, लगभग कहते हैं ना, मोस्टली क्वेश्चन सब इसी से पूछे गए हैं। अगर आप सबसे पहले ये कर लेंगे, समझिए सब कर लेंगे। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ दोस्तों कि अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्वेश्चन का जो स्तर है ना, वो बढ़ता जा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि शुरुआत में क्वेश्चन कम आते थे। 2017 में एओयू में 19 क्वेश्चन आए, 19। 2021 में 10 क्वेश्चन आए, ठीक है। और उसके बाद 2021 के एओयू में फिर 21 क्वेश्चन आए, 2023 वाले एओयू में। तो आप समझ सकते हैं कि एओयू का के क्वेश्चन लेवल जो है ना, वो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बढ़ा है, प्लस आप ये समझो कि उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़े हैं, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे ऊपरी हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसीलिए इस बार जो मैं मटेरियल भी दे रहा हूँ, वो मैं रुक के इसीलिए, ताकि मैं एक एक ऐड आपको पढ़ाता जाऊँ डिटेल में, फिर उसको आप खाली कहते हैं ना, आप बस सुन लो, एक बार दो बार तीन बार सुन लो, अपने आप वही मेन मेन चीज़ आपको सब याद हो जाएगी। तो इस बार सिर्फ ऊपरी ऊपर नहीं कि आपको शॉर्ट में ट्रिक में पढ़ लिया आपने, 2 पेज का 3 पेज का काम हो गया, ऐसा नहीं। आपको थोड़ा सा पढ़िए, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। मैंने इसलिए आप देखेंगे कि ये 20 टॉपिक मैंने जो दे रखे हैं, ये 20 टॉपिक ही पर्याप्त है। आप खाली इसी 20 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आप ये मान के चलिए 20 में से 15 क्वेश्चन आप करके आएँगे हर हाल में। ठीक है दोस्तों? इसीलिए अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इस पूरे एओईओ में 21 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? और जिसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्रीज़ एक्ट पास्ड इन 1881, ठीक है? इसमें बेसिकली किसकी बात करी गई थी? तो देखिए दोस्तों, जो फैक्ट्रीज़ एक्ट होता है, वो फैक्ट्रीज़ एक्ट बेसिकली क्या करता है कि जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, जहाँ पे लोग काम करते हैं, जहाँ पे कोई उत्पाद बनता है, कुछ भी, किसी भी तरह की फैक्ट्रीज़ हैं, तो उसमें जो वर्कर काम कर रहा है, उसके लिए क्या सुविधाएँ होनी चाहिए, उसके लिए नियम कानून, ये वो बनाता है, ठीक है? ये फैक्ट्रीज़ के अंतर्गत है। तो जो 1881 में फैक्ट्रीज़ एक्ट पास हुआ था, उसमें जो मेन चीज़ थी दोस्तों, वो आप देख सकते हैं कि ये बाल श्रम, कहते हैं ना, चाइल्ड लेबर को लेकर था, ठीक है? पहली चीज़, ठीक है? ये चाइल्ड लेबर को था। अब दूसरी चीज़ जो इसमें इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि इसमें 7 वर्ष से कम के बच्चों को कारखाने में नहीं लगाया जा सकता। ये दूसरी बात इम्पोर्टेंट थी, ठीक। तीसरी बात इसमें ये इम्पोर्टेंट थी कि जो 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, वो 9 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकते हैं, ठीक। प्लस उनको प्रत्येक, कहते हैं ना, प्रत्येक दिन 1 घंटे का ब्रेक भी दिया जाएगा इस बीच में, ठीक है। तो ये फैक्ट्रीज़ एक्ट जो अलग-अलग समय पे आते जा रहे हैं, सब में कुछ न कुछ स्पेशल चीज़ें बताई गई हैं। तो ये आपको समझते रहना है कि जो पहला फैक्ट्रीज़ एक्ट आया था, ये स्पेशली बच्चों के लिए था, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, ठीक, शैल नॉट अप्लाई टू एन एस्टेब्लिशमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक। दोस्तों, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम समझ लेते हैं 2 बातें। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ये एक्ट क्या है? दोस्तों, ये जो एक्ट होता है, ठीक है, इस एक्ट का बेसिक पर्पस होता है कि जो व्यक्ति है जिसको आप रोज़गार दे रहे हो, उसके सामने वो सारी बातें क्लियर होनी चाहिए कि आप छुट्टी कब दोगे, उसके आने-जाने का समय क्या है, अगर वो किसी तरह का विवाद होता है तो वह कैसे सुलझेगा, और अगर कोई एक्शन होता है डिसिप्लिनरी, वो किस तरह होगा। तो इस सारी चीज़ों को लेकर ये एक्ट बनाया गया है। इसलिए बनाया गया है, ताकि कहते हैं ना, रोज़गार के जो आप रास्ते को इतना अच्छा रखेंगे, तो जो उसका प्रोडक्शन है और जो सारी चीज़ें हैं, ग्रोथ, वो उसी हिसाब से और अच्छी होगी। तो उसी को ही एक, कहते हैं ना, एक एक रिस्पेक्ट में बनाया गया है, ताकि सारी चीज़ें और अच्छे ढंग से चलती रहें। तो दोस्तों, अब दूसरा सवाल आता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए डिसीजन अथॉरिटी कौन है, ठीक है? जैसे किसी एस्टेब्लिशमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट होती है, किसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, ठीक? अब इसमें जो ऑप्शन दे रहा है मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, वेस्ट बंगाल। तो देखिए दोस्तों, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 2 जगहों पे नहीं लगता है। ये जो इसका एक्ट है, उसमें ये बात लिखी हुई है। इसको भी आप देख लेते हैं। ये एक्ट में जब आप देखेंगे, तो इसको हम डिटेल में पढ़ाएँगे तो हम समझ लेंगे। एक्ट में जो शुरुआती में लिखा हुआ है कि कहाँ-कहाँ अप्लाई नहीं होगा, तो देखिए पूरा एक तो उन्होंने लिखा है, एक बॉम्बे का, जिसमें 1947 उनका एक्ट बना हुआ है। दूसरा मध्य प्रदेश का एक्ट, जो 1961 अप्लाई है, ठीक? तो ये जो 2 एक्ट उन पे लगे हुए हैं, इस वजह से वो उन पे नहीं लग रहा है, ठीक है? क्योंकि उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश सरकार है, इसलिए वहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक? अब दूसरी चीज़ दोस्तों, ये तो मैंने बता दिया क्या होता है, अब इसमें है क्या, कहाँ-कहाँ लगता है? तो देखिए दोस्तों, जहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है,
नहीं है, वहाँ पे 100 एम्प्लॉई, ठीक। जहाँ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ पे एम्प्लॉई स्ट्रेंथ 50 है, समझ गए। मतलब किसी स्टेट में कई तरह की एस्टेब्लिशमेंट होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से कवर होती हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट से कवर होती हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट से कवर होंगी वहाँ पे ये 100 की है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से कवर होंगी वहाँ ये 50 की है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये कि पूरा का पूरा ये एक्ट है, और इस एक्ट में बेसिकली क्या होता है कि आप किसी को रोजगार रख रहे हैं तो आपको अपने जो भी कहते हैं ना नियम कानून है वो बताने पड़ेंगे, ताकि कोई चीज़ छुपी ना हो, और अगर उसके बाद कोई एक्शन लेते तो भी सब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ताकि कहते हैं ना एक लोगों के लिए एक समान अवसर मिल सके काम करने का भी, चीज़ों का, ताकि किसी भी तरह से एम्प्लॉय का शोषण ना हो पाए। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। ये पूछ रहा है एन आउट वर्कर is expressively excluded from the definition of workman under which one of the following legislation। दोस्तों आउट वर्कर क्या होता है? आउट वर्कर का मतलब होता है बाहरी श्रमिक, जो व्यक्ति उस प्रतिष्ठान में ना काम करके बाहर काम करता है ना, और वो एक पर्टिकुलर कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो होता है ना, मतलब अनुबंध नहीं है उसके साथ, मतलब कोई वो अपना बाहर काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होता है बीच में, लेकिन वो अपना काम उस प्रतिष्ठान में ना करके बाहर करता है, ठीक है। तो वो किसके अंडर में, किस लेजिस्लेशन में आता है, ठीक है। तो आउट वर्कर की जो डेफिनेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत है, ठीक है, जो 1970 में बना था, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिनसे अनुबंध है, ठीक है, जो वहाँ उस प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं, और वो लोग इसमें नहीं आएंगे आउट वर्कर जो उस प्रतिष्ठान के बाहर, जैसे बहुत सी कंपनियां जॉब वर्क देती हैं, लोग वहाँ ना काम करके अपने प्रतिष्ठान में या अपने घरों में काम करके उनको दे देते हैं, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस काम के लिए में नहीं गिना जाता, ये होता है कि चलो रुक रुक कर काम आ रहा है या मौसमी हो रहा है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आउट वर्कर है ना, वो उस प्रतिष्ठान से ना होकर के वो बाहर से जॉब वर्क करके देते हैं, इसलिए वो अनुबंध श्रमिक में आते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये इसी में कॉन्ट्रैक्ट लेबर में दिया हुआ है कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंतर्गत नहीं आएंगे। जैसे बहुत सी बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्रियाँ होती हैं, और जैसे आप पार्ले-जी सुनते हैं, तो ये क्या पार्ले-जी खुद बनाती है उत्पाद? नहीं, ये बाहर जॉब वर्क देती है। ढेरों छोटी-छोटी कंपनियाँ पार्ले-जी को उत्पाद बना के दे रही हैं। ऐसे ढेरों लेदर गुड्स हैं, जूते हैं, जो बड़े-बड़े कंपनियों का नाम सुनते हैं, वो कंपनी नहीं बना रही है। वो अपने आस-पास 100 150 छोटे-छोटे लोगों को दिए हुए वो बना के उनको दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ होती है ना। कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो आउट वर्कर है वो इसमें एक्सक्लूडेड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचर शैल नॉट बी टेकन into account while the appropriate government consider prohibiting employment of the contract labor in establishment under Contract Labor Act 1970। ठीक, कौन सी चीज़ है जो रोक लगाती है, ठीक है। इसमें आंसर है डी, द वर्क इज इंटरमीडिएट नेचर। इंटरमीडिएट नेचर का मतलब होता है दोस्तों कि उन प्रतिष्ठानों पे नहीं लगेगा जहाँ रुक रुक कर काम हो रहा है या आकस्मिक प्रवृत्ति का काम है, ठीक है। जो मैंने भी पहले क्वेश्चन में बताया कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर से वो बाहर होता है जहाँ पर रुक रुक कर, मतलब कि जो रेगुलर नहीं है कि हम तुमसे कॉन्ट्रैक्ट है तुम हमारे यहाँ काम कर रहे हो। ये है कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट उनको जॉब वर्क मिला तो उन्होंने काम किया, नहीं मिला तो नहीं किया, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर वो जो रिलेशन वो बना ही रहेगा, ऐसा नहीं है। वो रिलेशन काम है तो बना है, नहीं बना है तो टूट गया है, ख़त्म, ठीक है। तो ये चीज़ इस एक्ट से बाहर होती है, ठीक है। अब ये कैसे माना जाए कि ये जो काम है ये कितने दिन में बाहर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा नहीं आएगा। तो देखो दोस्तों, अगर कोई भी काम, कोई भी संस्था किसी को काम दे रही है, अगर वो साल में 12 महीने में से कहते हैं ना 120 दिन से कम है, तो वो भी इस कारक की श्रेणी में आता है, पहली चीज़, ठीक। दूसरा, अगर कोई गैर मौसमी काम है, ठीक है, तो वो 60 दिन से कम भी है तो भी वो इसी में नेचर में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इसको रुक रुक कर या इंटरमीडिएट नेचर का माना जाएगा, जो कि इसमें एक्सक्लूडेड है, ठीक है। दोस्तों फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इज नॉट करेक्ट। मतलब जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 के अंतर्गत, ठीक है, जो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनी होती है उसमें से ये जो पॉइंट दे रहा है कौन सी चीज़ गलत है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है इट शैल कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मेंबर फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, ठीक है। तो ये भी पॉइंट सही है, ठीक, कि दोनों एम्प्लॉयर और वर्कमैन के समान लोग होंगे, ठीक। दूसरा, इट शैल बी कॉन्स्टिट्यूट इन एन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 या मोर वर्कमैन, जहाँ पे 20 से ऊपर एम्प्लॉय होंगे वहाँ ये कॉन्स्टिट्यूट होगा, ये भी बात सही है। तीसरा पॉइंट है द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी शैल बी नॉमिनेटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। देखो दोस्तों ये पॉइंट गलत है, 6 ही मेंबर होते हैं, और जो चेयरमैन होता है वो रोटेशन बेसिस पे एक बार एम्प्लॉय की तरफ से और एक बार एम्प्लॉयर मतलब मालिक की तरफ से बनता है, ठीक। तो ये ऑप्शन सी गलत है।
और डी पॉइंट है टोटल नंबर्स ऑफ द कमेटी शेल नॉट मोर देन 6। ये भी बात सही है कि सिर्फ 6 रहेंगे, और जो 6 होंगे उसमें होगा चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और मेंबर्स। ठीक है, तो टोटल ये करके मेंबर्स तो हो गए, तो 6 हो जाएंगे। ठीक, इस तरह से पूरा ये चीज़ बनती है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 हम देख सकते हैं, वो कह रहा है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ठीक, सेफ्टी कमेटी इज टू बी कॉन्स्टिट्यूट इन अ फैक्ट्री वेयर। मतलब ये जो सेफ्टी कमेटी होती है जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत, वो कहाँ पे बनाई जाती है? तो देखिए दोस्तों, फैक्ट्रीज एक्ट का जो सेक्शन 41G है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि जो सेफ्टी कमेटी होगी वो ऐसी सभी जगहों पे होगी जहाँ पर कोई खतरनाक काम हो रहा है। ठीक है, कोई ऐसी जो कहते हैं ना हजार्डस प्रोसेस हो रहा है, जो भी किसी भी तरह का जो केमिकल से जुड़ा काम है या ऐसी खतरनाक चीज़ें, ठीक है, तो वहाँ पे ये सेफ्टी कमेटी बनाई जाएगी। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो कमेटी होगी वो इक्वल नंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन होंगे। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप, उसमें एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, मतलब जो काम करने वाले लोग हैं और जो मैनेजमेंट है, उनके इक्वल लोग होंगे उस मैनेजमेंट में। ठीक, कमेटी जो बनेगी, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो कमेटी होगी, ये कमेटी क्या क्या ध्यान रखेगी? ये कमेटी वर्कर्स के हेल्थ, सेफ्टी, ठीक है, इसका ध्यान रखेगी, प्लस उनके काम करने का समय, उनकी मिनिमम वेजेस, ये सबको भी रेगुलेट करेगी कि हाँ सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तीसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो ये कि ये कमेटी कहाँ बनेगी? कमेटी वहाँ होंगी जहाँ पे 50 या उससे अधिक लोग कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये मैंडेटरी है कि कमेटी होनी चाहिए। बाकी कम में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी है कि 50 के ऊपर होना चाहिए। तो इस तरह से जो फैक्ट्रीज एक्ट है, इसमें ये बनाया हुआ है। और दोस्तों जैसे हम लोग फैक्ट्री एक्ट पहले भी पढ़े हैं, तो जितने भी फैक्ट्रीज एक्ट होते हैं ना, उसमें आप देखना हर एक्ट में जो जितने भी आएंगे कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। तो इसलिए फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग डिटेल में उसको पढ़ाएंगे तो उसको और चीज़ अच्छे से समझेंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है मिनिमम रेट ऑफ रेम्यूनरेशन शैल बी अप्लाइड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग ऑन पीस वर्क। ठीक है, मतलब जो एम्प्लॉय पीस वर्क मतलब टुकड़ों टुकड़ों में काम करता है, मतलब वो एम्प्लॉय जो आपका आउटसोर्स का है, मतलब जो जिससे जिससे आप अपना काम आउटसोर्स करा रहे हो, वो आउटसोर्स एम्प्लॉय आपका नहीं कर रहा हो, बाहर काम कर रहा है, और जिसको अपना काम दे रहे हो कि तुम करके लाओ। ठीक है, वो जैसे बोलते हैं पीस वर्क, मतलब टुकड़े टुकड़े में काम कराना। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, जो जो लोग जॉब वर्कर आते हैं, ठीक है, और उसके अंदर में उसको मिनिमम कितना मिलना चाहिए रेम्यूनरेशन, जो कि पूछ रहा है किस एक्ट के अंदर? मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ठीक दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन है। मिनिमम पीस रेट के हिसाब से मिलना चाहिए, मिनिमम गारंटी टाइम रेट के हिसाब से, या मिनिमम टाइम रेट के हिसाब से, गारंटेड पीस रेट के हिसाब से। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है, इसमें टाइम टू टाइम बहुत से चेंजेस हुए। ठीक है, लेटेस्ट में जो चेंजेस 2019 में हुआ है, उसके पहले एक बड़ा चेंजेस था 2017 में, जिसमें बोला गया था कि जितने भी कहते हैं ना जो एम्प्लॉयर हैं, वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी मोस्टली मतलब एक एडवाइजरी के तौर पे था कि आप कैश सैलरी नहीं देंगे। ठीक, तो उसमें पूरा एक एडवाइजरी जारी करी थी उन्होंने कि आप जो भी देना है आप खाते में दीजिए और ऑनलाइन करिए, लेकिन कैश मत दीजिए। एक तरह की एडवाइजरी थी, कोई मैंडेटरी नहीं थी, लेकिन एडवाइजरी उन्होंने जारी करी थी, और जिसको बहुत हद तक लोगों ने अब फॉलो करने लगे हैं। ठीक, उसके अलावा जो मिनिमम वेजेस होता है दोस्तों, वो ये है कि वो फिक्स करता है कि एक एम्प्लॉय को मिनिमम कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, ताकि उसका गुजारा भत्ता हो सके। ठीक, तो ये मिनिमम वेजेस एक्ट है। ठीक है, तो ये स्टेट बाय स्टेट जैसे सेंट्रल जारी करता है कि भाई कि ये जो हम टोटल सैलरी इससे कम पे एम्प्लॉय को नहीं रख सकते। स्किल्ड एम्प्लॉय है ना, एक नॉन स्किल्ड एम्प्लॉय, सबकी अलग अलग कैटेगरी होती है, और ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ठीक है, मिनिमम वेजेस स्टेट यूपी की अलग होंगी और एमपी की अलग होंगी, महाराष्ट्र की अलग होंगी, लेकिन सेंट्रल भी एक अलग से जारी करता है, उसके बाद स्टेट भी जारी करता है। ठीक, अब दूसरी बात ये है कि दोस्तों जो लोग पीस वर्क करते हैं, जो लोग टुकड़ों में काम करते हैं, अब वो कह रहा है जो लोग टुकड़े में काम करते हैं उनके लिए क्या होता है। तो देखिए जो लोग टुकड़े में काम करते हैं, मैंने पूरा डिटेल में दे दिया है, लेकिन मैं समझा आपको देता हूँ कि जो लोग टुकड़ों में काम करते हैं उनके लिए एक बेटर चीज़ ये बताई गई है कि उनके लिए आप काम मत डिसाइड करो, आप उनके लिए समय डिसाइड करो कि भाई तुम मुझे 2 घंटा दे दो, तुम्हारे से हम 2 घंटा काम लेंगे, तुम 2 घंटा तुम्हें आउटसोर्स किया हमने, और हम एक मोटा मोटा मान लेंगे कि 1 घंटे में वो 10 काम करता है, तो हम मान लेंगे 2 घंटे में 20 काम करेगा। तो हम उससे जो अनुबंध करेंगे या जो मान के चलेंगे, जिसके हिसाब से हम सैलरी डिसाइड करेंगे, वो काम की ना होकर के वो समय की होगी कि भाई तुम 2 घंटा हमको दे दो, हम तुम्हें 2 घंटे की सैलरी दे रहे हैं, और उससे हम उम्मीद करेंगे कि वो 2 घंटे में हमें 10 काम करके देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम उस पर जो अनुबंध होगा वो गारंटेड टाइम रेट के हिसाब से होगा, पीस रेट के हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उससे हम
वो कहते हैं ना, हम उस पे उम्मीद करेंगे कि वो हमको उतना काम करके दे। अगर वो नहीं कर पाता है, तो भी उस पे ये नहीं हुआ कि नहीं वो मैंडेटरी या उसकी सैलरी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर वो अधिक काम करता है तब भी ऐसा कुछ नहीं कि नहीं उसको हम मिनिमम रेट से हटा दें, ठीक है? तो कहने का मतलब जो इसमें ऑप्शन है, ए गारंटेड टाइम रेट, ये होगा। मतलब समझ लो बात को आप, जो मिनिमम वेजेस एक तो आप प्रेमाइसेस के अंदर के व्यक्ति के लिए डिसाइड करो, ठीक? एक ये जो चीज़ है वो बाहर के लोगों के लिए जिनसे आप काम आउटसोर्स करा रहे हो। जैसे मैंने बताया था पार्ले जी फैक्ट्री के जो बिस्कुट बनते हैं बाहर लोग बना के देते हैं। प्लस ऐसे ही जॉब वर्क करते हैं, जूते-चप्पल के भी करते हैं। बहुत से काम लोग बाहर से बन के करा के देते हैं। तो आप उन पे काम को ना करके आप मिनिमम वेजेस जो बनाओगे उनको समय के हिसाब से बनाओगे। भाई हम तुमसे 2 घंटा ले रहे हैं, 2 घंटे का तुम बना लो, ठीक? और उसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होगा कि इतना काम करके दो, तो तभी मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, उम्मीद करी जाएगी, एक्सपेक्टेड होगा कि उतना काम कर लो, ठीक है? तो ये डिसाइड होगा गारंटेड टाइम रेट के हिसाब से। बाकी जब एक्ट को पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में एक मैचिंग दे रहा है, वो बोल रहा है रिकवरी ऑफिसर, ठीक है? कंपल्सरी इंश्योरेंस, ठीक? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, सब्सिस्टेंस अलाउंस, ये चारों चीज़ें किस एक्ट के अंतर्गत डिस्कस की जाती हैं, ठीक? हम अगर ए से शुरू करें तो आप देखिए दोस्तों, जो रिकवरी ऑफिसर है, रिकवरी ऑफिसर जो है वो ईपीएफ एक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 जो बना हुआ है, उसमें ईपीएफ के पास कई पावर है। एक तो है कि सर्विस देना है, प्लस कंप्लायंस भी कराना होता है। अगर मान लो कोई कंपनी नहीं पीएफ जमा कर रही है तो उस पर पेनाल्टी लगाएगा। पेनाल्टी लगाने के साथ उस पेनाल्टी को वसूलने का भी काम यही करेगा। तो उसी को अगर वो पैसा नहीं जमा करता, उसके लिए एक रिकवरी ऑफिसर होता है, ठीक है? जो एक्ट में कई उसमें नियम होते हैं, उसके हिसाब से वो रिकवरी करता है। प्लस रिकवरी में एक बेसिक सी चीज़ ये है कि वो रिकवरी करने के लिए सबसे पहला जो ऑथराइज़ बंदा होता है ईपीएफ ही होता है। अगर मान लो किसी फैक्ट्री में कहते हैं ना कोई गबन हो गया, कुछ हो गया, फैक्ट्री मालिक भाग गया है या नहीं हो पा रहा है पैसा, तो जो उसकी प्रेमाइसेस पे जो सबसे पहला हक होगा, या उसकी हम लैंड बेच के पैसा लेंगे या कंपनी के एसेट बेच के, तो जो पहला पैसा लेगा वो डिपार्टमेंट ईपीएफओ ही होगा। क्यों? क्योंकि ईपीएफ का जो पैसा होता है ना, वो सीधे एम्प्लॉय को जाता है, ठीक है? तो जो नियम है कि जो कंपनी से कुछ भी बिकेगा तो उसपे सबसे पहला हक उसके एम्प्लॉय का होगा। तो हम लोग जो पैसा लेंगे वो सीधे एम्प्लॉय के खाते में डालेंगे कि उसके भविष्य निधि के तौर पे, ताकि उसको भविष्य में कहते हैं ना और भी दिक्कतों का सामने में कुछ कमी आ सके, ठीक? तो ये रिकवरी ऑफिसर होता है। रिकवरी ऑफिसर को अगर पूरी रिकवरी नहीं हो पाती है तो वो अन्य एसेट को भी लायबिल बनाकर उससे निकाल सकता है, ठीक है? जब ईपीएफ एक्ट को पढ़ेंगे उसको डिटेल में समझते चलेंगे, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कंपल्सरी इंश्योरेंस। कंपल्सरी इंश्योरेंस दोस्तों, ये जो इंश्योरेंस का पार्ट है, ये है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, ठीक? जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 है, इसके तहत इसके अंतर्गत एक धारा होती है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, सेक्शन 4A के अंतर्गत पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में ये कहा गया है कि जो एम्प्लॉयर होगा वो इंश्योरेंस के को कहीं से भी करेगा ज़रूर, चाहे वो एलआईसी का हो या किसी अन्य बीमाकर्ता से, उसका इंश्योरेंस जरूर कराएगा। इसमें एक ज़रूरी बात ये दोस्तों, अगर आप ईपीएफ के मेंबर हैं, ठीक? वो एम्प्लॉय अगर ईपीएफ का मेंबर है तो ईपीएफ भी इंश्योरेंस देता है। तो कोई एक इंश्योरेंस उसको लेना है, या तो वो हमारा ईपीएफ एक्ट का ईडीएलआई ले ले, एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, ठीक है ना? या फिर वो किसी अन्य बीमाकर्ता का ले सकता है, एलआईसी या अन्य का। लेकिन उससे छूट तभी मिलेगी जब उनका बेटर होगा ईपीएफओ से, ठीक है? तो ये जो क्लॉज है ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट का है। अब तीसरे में आ जाते हैं दोस्तों शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की जो बात करी जाती है दोस्तों, वो इंडस्ट्रियल, ये जो है ये मिनिमम वेजेस में, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में, ठीक है? मिनिमम वेजेस 1940 एक्ट ये कहता है कि जो भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब उसकी जो अनुसूचित की लिस्ट है उनकी, ठीक है? रोजगार, जो अनुसूचित रोजगार है उनकी जो लिस्ट है, उन व्यक्तियों को मिनिमम इतना इतना वेजेस मिलेगा। जैसे जो लिस्ट जारी होती है सेंट्रल से मिनिमम वेजेस की, तो वो क्लास बाय क्लास जारी होती है, ठीक है? कि इस तरह के कर्मचारियों के लिए मिनिमम इतनी वेजेस है, इस तरह के कर्मचारियों की मिनिमम इतनी वेजेस है, जो स्टेट बाय स्टेट भी अलग अलग होती है। तो जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है उसका जिक्र आता है मिनिमम वेजेस एक्ट में, ठीक? ओके। अब चौथा जो ऑप्शन है वो है सब्सिस्टेंस अलाउंस, ठीक है दोस्तों? सब्सिस्टेंस अलाउंस, सब्सिस्टेंस अलाउंस जो होता है दोस्तों, ये होता है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, जो मैंने इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट का पहले भी बताया था। उसमें ये होता है कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट क्या है? ये एक्ट वो होता है दोस्तों, जब कोई भी एम्प्लॉयर होता है उसको अपने यहाँ फिक्स या घोषित करना पड़ता है कि उसके यहाँ काम करने की क्या शर्तें होंगी, कब छुट्टी मिलेगी, कब छुट्टी नहीं मिलेगी, क्या क्या पेनाल्टी लगेगी, ये सब उसको क्लियर करना होता है। जो सब्सिस्टेंस अलाउंस का जिक्र उसी में आता है
और सब्सिस्टेंस अलाउंस कैसे दिया जाता है? सब्सिस्टेंस अलाउंस दोस्तों क्या होता है कि ये अगर कोई व्यक्ति सस्पेंड होता है, तो जो ये जो सस्पेंशन की अवधि होती है, अगर वो 90 दिन तक है, तो उसको शुरुआत में 50% मिलेगा, ठीक? सब्सिस्टेंस अलाउंस मतलब उसकी सैलरी जो बेसिक वेजेस है प्लस डीए का 50% उसको मिलेगा, ठीक? अगर 90 दिन के बाद भी गलती उसकी नहीं, उसकी वजह से सस्पेंशन नहीं रुका है, मतलब डिले हो रहा है, उसकी वजह उस गलती जिसमें एम्प्लॉय की ना हो, एम्प्लॉयर एंड से हो, तो 90 दिन के बाद भी उसको फिर वो अलाउंस 50 की जगह 75 हो जाएगा, ठीक? 75% किसका? मिनिमम वेज जो बेसिक वेजेस प्लस डीए का, ठीक है? लेकिन ये जो अवधि है ये 180 दिन से अधिक नहीं होगी, ठीक? समझ गए? तो ये जो चारों ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन इस एक्ट के पार्ट है। जो मैचिंग होती है उसको एक सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। आपको कोई 2 चीज़ भी आती होगी ना, तो आप कहीं न कहीं उस चीज़ को अपना सेट कर लोगे। तो इसीलिए कहते हैं ना, अगर आप मैक्सिमम चीज़ें पढ़े होगे ना, तो ये मैचिंग करने में भी बहुत आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि एक कर्मचारी जिसने 1 जनवरी 2022 को फैक्ट्री में जॉइन किया, ठीक? अब वो पूरे साल 220 दिन काम करता है, ठीक है? उसके बाद उसको 25 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है? स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत। तो अब वो पूछ रहा है कि वो कितनी छुट्टियों का हकदार होगा लीव विद वेजेस, समझ रहे हैं? मतलब जिसमें वो छुट्टियों के साथ उसको पैसा भी मिलेगा, ठीक है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर 11 है। अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं। जो फैक्ट्रीज एक्ट का सेक्शन 79 है, वो ये कहता है कि अगर कोई वर्कर, ठीक है, कोई वर्कर पिछले कैलेंडर ईयर में मतलब 2020-22 में, जैसा ये क्वेश्चन कह रहा है, 20 दिन काम करता है, तो उसको अगले साल एक छुट्टी मिलती है, मतलब 20 दिन काम करने पर एक छुट्टी उसका वो हकदार है, ठीक? अब उस तरह से क्या होता है दोस्तों, ये चीज़ें जैसे उसने 220 दिन का करा तो उसको 11 छुट्टियों का वो हकदार है, इसीलिए आंसर 11 है। अब वो ये चीज़ कह रहा है कि 25 दिन के लिए उसको सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है? अब इसमें पूरा वो कह रहा है कि इंडस्ट्रियल जो स्टैंडिंग ऑर्डर होता है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट का, उसके तहत ये है कि अगर कोई 4 दिन से ज़्यादा रहता है, सस्पेंड रहता है, तो उसको जो से कहते हैं ना, जो सस्पेंड भी है अगर वो, तो उसको सैलरी तो मिलेगी, भले उसको कम होके मिले, 50% मिले शुरुआत में, है ना? 3 महीने बाद उसको 75% हो जाती है, तो वेजेस तो उसको मिल ही रही है ना। तो इसलिए क्या होगा कि जो डिटेल है वो 11 ही रहेगी, क्योंकि वो कह रहा है छुट्टी विद वेजेस के साथ में, तो वो आंसर 11 ही है इसका, ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग एक्ट 1946, ठीक? इस एक्ट के तहत जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, came into operations after the expiry how many days from the date which copies of order, ठीक है, जो ऑर्डर की कॉपी है वो अपीलियट अथॉरिटी आर सेंट टू एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियंस। जो अपील करने वाली अथॉरिटी है वो एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियंस को भेजने के कितने दिन बाद वो लागू हो जाती है। तो दोस्तों इसमें दो बातें हैं। ये जो भेज देते हैं, जो अपीलियत अथॉरिटी होती है जो भेजती है एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन को, उसके बाद वो मान लिया जाता है कि 7 दिन में वो पहुंची गई होगी और वो उसको लागू कर देते हैं, इसलिए आंसर 7 दिन का है, ठीक? लेकिन जो अपील करने का समय होता है, जब वो चीज़ आप कहते हैं ना, जो दिया हुआ है, जैसे इसका डिटेल जान लेते हैं। जो स्टैंडिंग ऑर्डर सेल अनलेस एन अपील इज प्रेफर्ड अंडर सेक्शन 6 केम इनटू ऑपरेशन एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट विच ऑथेंटिकेट कॉपीज देयरफॉर सेंट अंडर सब सेक्शन 3, ठीक? तो जो ये जो है ना, अपील करने का समय भी वो 30 दिन का देते हैं। अपील करने का समय 30 दिन है, लेकिन कॉपी भेजने के बाद, है ना, वो 7 ही दिन का होता है, ताकि ये मान लेते हैं कि पहुंच ही जाइए होगी, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। ये कह रहा है कि कितने मेंबर जो है नॉमिनेट हुए थे 95 सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में, ठीक है, एज पर द प्रोविजन ऑफ अनऑर्गेनाइज सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, ठीक है? जो अनऑर्गेनाइज सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 था, उसके तहत कितने मेंबर नॉमिनेट हुए? तो देखो दोस्तों, ये जो एक्ट है इसके तहत 34 लोग नॉमिनेट हुए थे टोटल, जिसमें से 7 लोग इसी सेक्टर से, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से थे, 7 एम्प्लॉयर इसी सेक्टर से थे, 7 इमिनेंट पर्सन जो सिविल सोसाइटी से थे वो इसमें थे, 2 मेंबर लोकसभा से, 1 मेंबर राज्यसभा से, 5 सेंट्रल गवर्नमेंट से, 5 स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक?
दोस्तों ये जो पूरे मेंबर्स पूछे जाते हैं, ये कुछ जो एक्ट है ना जिसमें बोर्ड होते हैं उससे पूछ सकता है। अब आप देखोगे एक्ट में कुछ बेसिक चीज़ें ही पूछ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ, वो हर एक्ट को छू रहा है थोड़ा-थोड़ा। तो ये जब एक्ट को पढ़ेंगे तो उस चीज़ को ये समझेंगे कि वो कैसे पूछता है, इसलिए समझते चलिए। और ऑर्गेनाइज़ सेक्टर और अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर आप समझते होंगे कि जो ऑर्गेनाइज़ है, जैसे फैक्ट्री है, मिलें लगी हुई हैं, वो सब ऑर्गेनाइज़ है कि काम कर रही हैं, एक कहते हैं ना रूल के तहत गवर्न हो रही हैं। अनऑर्गेनाइज़ वो जैसे जो मज़दूर हैं, रिक्शा चलाने वाले, इस तरह से लोग अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में, जिनको कोई प्रॉपर लॉ बाँध नहीं पा रहा है, ठीक? अब दोस्तों 92 क्वेश्चन पे आते हैं। 92 कह रहा है कि कौन-सी जो स्कीम है इसमें, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, वो अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर के लिए नहीं है, ठीक है? नॉट, ठीक है? नहीं है। तो देखो दोस्तों, नेशनल फैमिली पेंशन स्कीम, बेनिफिट स्कीम, जननी सुरक्षा बीमा योजना, एम्प्लॉइज़ पेंशन स्कीम। तो कोई ईपीएस है। ईपीएस क्या है? ये पीएफ का पार्ट है। ईपीएफ एक्ट के अंदर पीएफ फंड होती है, पेंशन होता है, इंश्योरेंस होता है, ये उसका पार्ट है, एम्प्लॉइज़ पेंशन स्कीम। तो ये ऑर्गेनाइज़ सेक्टर के लिए ही है, ठीक है? तो ये इसका मतलब ये बाहर है, बाकी सब इसमें है। अब इसमें कौन-कौन से नहीं आते हैं? जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है अनऑर्गेनाइज़्ड वर्कर के लिए, देख लो कौन-कौन सी है, इसको अच्छे से रट लेना। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम है, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है। इस तरह से टोटल हमने 10 दे दी, इसको अच्छे से रट लेना, ठीक? कि अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर की है, ओके? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी, ठीक है, constituted by the central government shall be appellate authority under the Employees Provident Fund Act 1952, ठीक? मतलब जो ईपीएफ एक्ट के तहत अगर कोई संस्था अपील करती है, मान लो जैसे केस चलते हैं कि मान लो कोई पीएफ नहीं लग रहा है, या कोई विवाद हुआ, या किसी कंप्लेंट हुई, तो उस पर केस लगा। केस लगने के बाद कोई डिसीजन आता है, डिसीजन पीएफ ने लगाया कि ये तुम पे फैसला हो गया कि अब तुम्हें जमा करना है पैसा, या तुम केस हार जाते हो, तो अपील करोगे। तो अपील कहाँ करोगे? तो उस अपील के लिए ट्रिब्यूनल, तो इस अपील के लिए ऑलरेडी प्रोविज़न थे ईपीएफ एक्ट में। तो ये प्रोविज़न क्या थे कि एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड जो ट्रिब्यूनल है, वो कॉन्स्टिट्यूट था कैसे? जो एक्ट है उसके 7 डी में, सेक्शन 7 में उसके जो डी पैरा, उसमें लिखा हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई ऑफिशियल गैजेट, है ना? तो उसमें ये था कि ये अपील, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल बना सकते हैं, ठीक है? ईपीएफ 80 उसको बोलते हैं, ठीक है? तो ये ईपीएफ एंड एमपी एक्ट के सेक्शन 7 डी में ये चीज़ डिटेल में लिखी हुई थी कि एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड का अपना अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा, जो ऑप्शन ए है, एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक? लेकिन दोस्तों 2017 में क्या हुआ कि 2017 में जो फाइनेंस एक्ट आया, उसमें ईपीएफ एक्ट के ट्रिब्यूनल को मर्ज कर दिया गया सेंट्रल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल से, ठीक है? कब? 26 मई 2017 से। तो अब जो इसका आंसर है दोस्तों, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हो गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ठीक? तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, जब एक्ट आएगा तो उसमें और पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक? अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 94, कह रहा है कि एज पर द प्रोविजन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ विच a female employee shall be entitled to leave with wages as per maternity benefit for giving birth to the third child is, ठीक? देखो दोस्तों, क्या है कि वो कह रहा है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 है, उसके तहत कोई भी जो कहते हैं ना, जब मैटरनिटी लीव लेती है जो लेडीज़ होती हैं, फीमेल पर्सन, ठीक है? तो जो पहले 2 बेबी होते हैं उसके लिए 26 वीक की मिलती है, ठीक? तो जो तीसरे बच्चे के लिए वो कितने वीक की मिलेगी? तो दोस्तों तीसरे बच्चे के लिए वो 12 वीक की मिलेगी, और ये सब्सिक्वेंट जितने ही बेबी आगे होंगे सबके लिए 12 वीक की मिलेगी। पहले 2 के लिए 26 वीक की है, 26-26, उसके बाद 12 वीक की रहेगी, ठीक है? जितने भी होंगे, प्लस इस समय में वो पूरी की पूरी सैलरी की हकदार होंगी। उनको जो 12 वीक की छुट्टी मिलेगी उसमें उनको बाकायदा सैलरी भी मिलेगी, ठीक है? ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर ईपीएफ एक्ट इज नॉट करेक्ट, ठीक? तो अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। इट मेक्स द प्रोविजन पेंशन स्कीम इंक्लूडिंग फैमिली पेंशन, तो हाँ, ईपीएस एक्ट के तहत फैमिली पेंशन और पर्सनल पेंशन मिलती है, ठीक? कह रहा है इट मेक प्रोविजन टू इम्प्लाइज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, बिल्कुल। ईडीएलआई जो है, ईडीएलआई एक्ट 1971, वो ईपीएफ एक्ट के अंडर में है, जो इंश्योरेंस देता है। मिनिमम 2.5 लाख है, मैक्सिमम 7 लाख रुपए, ठीक? अब कह रहा है कि द प्रोविजन ऑफ एक्ट शेल नॉट बी एप्लीकेट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इम्प्लाइंग 50 और मोर पर्सन वर्किंग विदाउट द एड ऑफ पावर। तो देखो ये गलत है। जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में 50 तक तो वो फ्री है, 50 के ऊपर लग जाता है, ठीक? अब कह रहा है कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स शैल बी काउंट ऑन बेसिक वेजेस एंड ईयरलेस अलाउंस, ठीक है? देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही है, डी वाला। तो डी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि जो ईपीएफ एक्ट में के तहत जो ईपीएफ है वो कैसे काउंट होता है? वो एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी
प्लस डीएसए को मिलाकर काउंट हो जाता है। ठीक है, अगर किसी की सैलरी 15,000 है तो बेसिक वेजेस उसका मान लो 7,000 होगा, तो डीए 2,000 होगा, तो 9,000 में पीएफ कटेगा। ठीक, ये तो पीएफ कटने में होता है। जो ईएसआईसी होता है दोस्तों, वो ग्रॉस वेजेस पे होता है। आपकी टोटल सैलरी जितनी भी उसमें पीएफ, उसमें आपका बेसिक हो, डीए हो, एचआर हो, सब मिला के ग्रॉस के ले लेते हैं। तो उसकी लिमिट 21,000 है, इधर लिमिट 15,000 है। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी है वो गलत है। ठीक है, अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों लोग क्वेश्चन नंबर 116 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठीक है, वो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के केस में जो एक्ट है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट 1979 के तहत वो क्या क्या फैसिलिटी देता है या क्या क्या चीज़ें उन पर लागू होती हैं। तो देखो दोस्तों, ऑप्शन में कह रहा है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, प्रोविजन ऑफ सुटेबल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, ठीक है, प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, ठीक है। इस तरह से 5 ऑप्शन दे रहा। तो दोस्तों देखो, है क्या कि जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट है, उसके चैप्टर 5 में दिया हुआ है पूरा कि वेजेस, वेलफेयर, अदर फैसिलिटी, प्रोविजन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये बेसिक चीज़ें वो है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब उसको ये है कि वो भेदभाव नहीं करेगा लिंग के आधार पर, सेक्स के आधार पर, मेल या फीमेल के हिसाब से, ठीक है। प्लस वो सबको इक्वल पे पर इक्वल काम के लिए इक्वल पे करेगा। ठीक, दूसरी चीज़, ऐसे प्रोडक्टिव क्लॉथ देगा जो उनके जैसे ना गलत जगह, मतलब जैसे कोई खन में लगा है, कोई कहीं लगा है, तो उस पर उनकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। ठीक, ऐसे उनको उपचार, मेडिकल फैसिलिटी भी उपलब्ध कराएगा। तो ये सारे, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है कि ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम देगा, तो देखो स्कीम देने के लिए नहीं है वो तो उन सबके लिए एक ऐसा माहौल बना रहा है ताकि उनको फील आए कि वो अपने देश में ही काम कर रहे हैं और एक अच्छे माहौल में वो काम कर सके। तो ये पूरी चीज़ें लिखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए डिस्प्यूट रिलेटिंग एज, ठीक है, जो एज का डिस्प्यूट होता है, ऐसे वर्कर जो जिनका पता नहीं है कि वो बालिग हैं कि नाबालिग हैं, ठीक है, तो वो जो एम्प्लॉयर और जो इंस्पेक्टर आया जांच करने, उसका कैसे डिसाइड करेगा, कौन करेगा। तो देखो दोस्तों, ये जो एक्ट होता है, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ठीक है, उसमें दिया हुआ जो कंडीशन है कि जब डिस्प्यूट होगा एज का, ठीक है, इंस्पेक्टर और जो एम्प्लॉयर होता है उसके बीच में, तो वो कौन बताएगा, वो बताएगा मेडिकल अथॉरिटी। तो वो मेडिकल अथॉरिटी का रिफर करेगा, मेडिकल अथॉरिटी मेडिकल चेकअप करती है और वो मेडिकल चेकअप से लगभग बता देती है कि इसकी एज इस एज इसके पास में। ठीक, ओके। अब हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। ये कह रहा है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ स्टेट इज चेयरमैन। अब क्या है, जो इस चीज़ को समझ लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में है ये और पूछा गया है, और ये कह रहा है कि जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, उसके तहत जो साइट अप्रेजल कमेटी बनती है, साइट अप्रेजल कमेटी, ठीक है, उसके चेयरमैन कौन होते हैं, वो द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ स्टेट, मतलब जो स्टेट के जो चीफ इंस्पेक्टर होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है, ये पूरा डिटेल में भी मैंने लिखा हुआ है कि जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसमें कहा गया है कि जो राज्य का मुख्य निरीक्षक होगा वही साइट मूल्यांकन समिति का अध्यक्ष होगा। ठीक है, और वो किसी भी तरह का जो खतरनाक साइट्स होती हैं उनका क्या निरीक्षण करना है, कैसे, उसको लेकर ये पूरी कमेटी बनती है। ठीक है, उसमें कई तरह के लोग होते हैं, है ना, और वो पूरे डिसाइड करते हैं लोग कितने दिन काम करेंगे, क्या माहौल होना चाहिए, क्या सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, ये पूरा का पूरा उसके तहत है। ठीक है, और इसमें बहुत से लोगों को जोड़ा जाता है ताकि वो सलाह दे सकें। ठीक, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 119 देख लेते हैं। ये मैचिंग का क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है कि डिस्पेसप्लेस अलाउंस, ठीक है, सर्टिफाइंग सर्जन, हाफ मंथली पेमेंट, पीस वर्क, ये चारों में से किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, नंबर 1 देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अलाउंस। ठीक है, ये होता है स्थानापन्न भत्ता, मतलब जब कोई वर्कर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है तो जो उसको अलाउंस देना वो क्या होता है। तो देखो, ये चीज़ बात करी जाती है हमेशा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट के तहत। ठीक, तो ये इसका पार्ट है। ठीक है, दूसरा दोस्तों, सर्टिफाइंग सर्जन। सर्टिफाइंग सर्जन मतलब एक सर्टिफाइंग डॉक्टर है, सर्जन है, जिसको लगाया जाता है फैक्ट्रीज एक्ट के तहत, जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं वो देखा जाता है वहाँ पे उनकी हालत ठीक है कि नहीं है, या उनके उपचार के लिए, उनकी मदद के लिए उनको लगाया जाता है। तो ये फैक्ट्रीज एक्ट के तहत आता है। ठीक, दूसरा दोस्तों, तीसरा है हाफ मंथली पेमेंट। तो देखो, जो हाफ मंथली पेमेंट है दोस्तों, ये है एम्प्लॉइज़ कंपनसेशन एक्ट, मतलब जो कहते हैं ना कर्मचारी मुआवजा अधिनियम है, उसके तहत आता है। ठीक है, अगर कोई किसी को मान लो कोई विकलांग हो गया या कोई चोट लग गई है, तो उस तरह की चीज़ों पर इसको आता है कि उनको कितने दिन पे उसको सैलरी देनी है, या कितना भत्ता देना है, या कितना मुआवजा देना है। तो ये हाफ मंथली पेमेंट के इसी एक्ट के अंतर्गत बात करी जाती है। ठीक,
चौथा ऑप्शन है दोस्तों पीस वर्क। पीस वर्क क्या है, जैसे हमने लोगों पहले ही बात करी थी, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है ना, इसमें हमेशा पीस वर्क की बात करी जाती है कि वो लोग भी मिनिमम वेजेस के हकदार हैं जो टुकड़ों में काम करते हैं, मतलब किसी फैक्ट्री में काम ना करके वो बाहर से काम करके लाते हैं और टुकड़ों टुकड़ों में काम देते हैं, ठीक है। इसको समय के हिसाब से बांटा जाता है ना, जो पीस वर्क में काम के नहीं, समय के हिसाब से उसको काउंट किया जाता है, तो वो इसमें आता है, ठीक। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो लास्ट क्वेश्चन है मैंने पूरा डिटेल में भी दिया ताकि आप आराम से पढ़ सकें, ठीक है। जब एक्ट पढ़ेंगे तब भी खूब डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि अगर एक बार आप देख लेना तो आपके दिमाग में बैठ जाए। अब ये दोस्तों क्या कह रहा है, अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ठीक, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, तो राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट है कोर्ट के सामने या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल, ये क्या है, स्टैचुरी राइट है, ठीक है। ये तो क्या कह रहा है, तो आप दोस्तों ये एक स्टैचुरी राइट है, ठीक है। स्टैचुरी राइट क्या होता है, ये एक वैधानिक अधिकार है। ये किससे मिला है, ये किसी कानून से मिला हुआ अधिकार है। वैधानिक अधिकार किसी भी, कहते हैं ना, राज्य संघीय कानून द्वारा दिया गया कानूनी अधिकार है। कानून एक शासकीय निकाय या विधायिका द्वारा पारित कानून है। वैधानिक अधिकारों को नागरिक अधिकार कानून के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। स्टैचुरी जो लॉ है ये किसी एक्ट के तहत ही मिला हुआ है, तो ये क्या है, ये एक स्टैचुरी लॉ है, ठीक है। तो एक ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरा पूरा डिटेल में भी दे रखा है। तो खुद दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैंने लास्ट में बहुत जल्दी जल्दी समेटा है। जब एक्ट को पढ़ेंगे ना तो बहुत डिटेल में उस चीज़ को समझते चलेंगे। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जैसा पढ़ा रहा हूँ आप सिर्फ आँख खोल के सुनते रहेंगे ना तो आपको क्वेश्चन रट जाएंगे। प्लस एक्ट को भी, एक एक एक्ट को देखते रहेंगे ना, सिर्फ सुनेंगे, अपने आप वो चीज़ रट जाएगी, है ना। क्योंकि इस बार हम लोग एक्ट को पूरा डिटेल में एक एक एक्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपसे वो जो मैंने शुरुआत में दिखाया ना 20 टॉपिक, 20 टॉपिक अगर थोड़ा भी पढ़ लेंगे ना उतने में पर्याप्त हो जाएगा। 90% क्वेश्चन वहीं से आते हैं, बाकी वो दाएं बाएं भले पूछ ले थोड़ा बहुत, वहीं से ही आएगा। तो क्वेश्चन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग लॉ को पढ़ेंगे तो हम लोग और अच्छे से जानेंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।